Hello everyone, welcome to Study Shortcuts. In this video, we will discuss about accounting concepts. So let's begin. Our first accounting concept is business entity concept. Now what is business entity concept? Our first point is owner and business are treated as two different and distinct entities. That means हम अपने बिजनेस में बिजनेस और उसके ओनर को दोनों को अलग अलग मानकर चलते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजनेस क्या है, इन द आइज ऑफ लॉ हम उसको एक पर्सन ही मानकर चलते हैं, वो भी अलग एक पर्सन है. और हम जो सभी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, राइट. अगर हमने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, उसके बैलेंस शीट देखनी है, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे. हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिकॉर्ड करेंगे. हम ओनर को बिजनेस से अलग पर्सन लगाकर चलते हैं, अलग पर्सन मानकर चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ चीजें ले रहा है, परचेज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ही परचेज फर्नीचर, मशीनरी और एनी अदर थिंग फॉर हिज और हर पर्सनल यूज, देन हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. वो हमारे लिए मैटर नहीं करता कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या कर रहा है. लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा परचेज किया है जो बिजनेस के यूज़ के लिए है, बिजनेस में वो उसने कंट्रीब्यूट किया है, देन हम उस चीज़ को अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ़ ही परचेज फर्नीचर फॉर द बिजनेस, इफ़ ही परचेज द मशीनरी फॉर बिजनेस यूज़, देन हम इन दोनों चीज़ों को अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. और क्या है कि अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान लेता है, फॉर एग्जांपल उसने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ चीज़ खरीदी है, लेकिन वो पैसा उसने कहाँ से यूज़ किया है, बिजनेस से. ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने स्टार्टिंग में क्या किया था, उसने बिजनेस में एक लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कर दिया ओनर ने. लेकिन अब क्या कर रहा है, उसमें 50,000 रुपीज़ उसने बिजनेस से उठा लिए और उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ खरीद ली. लेकिन अब उसने बिजनेस से 50,000 रुपीज़ वापस लिए हैं, इसमें बिजनेस भी इन्वॉल्व है, राइट. तो हम उसको क्या दिखाएंगे, एज अ ड्राइंग दिखाएंगे. हमने ड्राइंग्स पढ़ी थी, क्या थी कि वैसे तो जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है ओनर, उसको कैपिटल कहते हैं, लेकिन जो पैसा वो निकाल के लेके जाता है बिजनेस से फॉर उसके पर्सनल यूज़ के लिए, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं. तो ये चीज़ एज अ ड्राइंग हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, तो इससे यही समझ में आता है कि ओनर और बिजनेस जो है दो अलग अलग पर्सन, दो अलग डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ हैं ये. हम इन दोनों को अलग मानकर चलते हैं और सभी ट्रांजेक्शन्स जो हैं हम वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें बिजनेस इन्वॉल्व हो, ना कि ओनर के पर्सनल यूज़ के अकॉर्डिंग हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. इसी से जब हम कहते हैं कि कैपिटल क्या है, हमारी कैपिटल जो है लायबिलिटी है बिजनेस की. अब बिजनेस एक पर्सन है, ओनर एक अलग पर्सन है. अगर बिजनेस जो है वो ओनर से कुछ लेता है, ठीक है, कुछ पैसे लेता है एज अ कैपिटल फॉर्म, तो वो क्या करता है, उसको बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, बिजनेस की ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वो पैसे उसको रिटर्न भी करेगा, राइट. तो इसीलिए हम कैपिटल को हमारी लायबिलिटी शो करते हैं इन द बैलेंस शीट, क्योंकि हम बिजनेस और ओनर को एक नहीं अलग अलग मानकर चलते हैं. हमारे लिए क्या है कि बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बनती है कि वो एक दिन जो कैपिटल उसके ओनर ने उसको दिया है, पैसा उसको शुरू करने के लिए, वो उसको वापस भी करे. इसीलिए वो लायबिलिटी भी मानी जाती है. और जैसे ये ड्राइंग होती है, यानी कि वो पैसा जो है कैपिटल से, बिजनेस से जो उसने कैपिटल लगाई थी वो वापस लेके जाता है, तो फिर हम उसको एज अ ड्राइंग भी शो करते हैं और हमारी वो लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस भी हो जाती है. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट, दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. And next concept is money measurement concept. Let's see. Now this is money measurement concept, our second concept. All business transactions are measured and settled in monetary terms. सो ये कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सभी किस में मेजर करते हैं हम, और किस पे रिकॉर्ड करते हैं, मोनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं. तो दैट मीन्स जो ट्रांजेक्शन मोनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड की जा सकती हैं, मेजर की जा सकती हैं मोनेटरी टर्म्स में, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स जो हैं हम अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. और जो ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट हो हमारी जो कंपनी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, लेकिन अगर वो रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते, मेजर नहीं किए जा सकते इन मोनेटरी टर्म्स, तो वो हम उनको रिकॉर्ड अपनी अकाउंटिंग में नहीं करेंगे. इफ़ कांट बी मेजर्ड इन मोनेटरी टर्म्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग. दैट मीन्स जो मेजर ही नहीं किए जा सकते मोनेटरी टर्म्स में, तो हम उसको कैसे शो करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने एसेट्स परचेज किए हैं या गुड्स परचेज किए हैं हमने, और अगर हम मशीनरी लेकर आए हैं कुछ, तो वो चीज़ क्या है, हम उसको मोनेटरी टर्म्स में शो कर सकते हैं. लाइक 5 लाख में, 4 लाख में कोई चीज़ हम परचेज करके लेके आए हैं 2000 की, तो वो हम उसको शो कर सकते हैं मोनेटरी टर्म्स. इन इंडिया मोनेटरी हम टर्म्स के लिए क्या यूज़ किया जाता है, हमारी मनी को हम कह सकते हैं कौन सी यूनिट है हमारी मनी की, दैट इज़ रुपी.
ठीक है। तो लेकिन अगर फॉर एग्जांपल देखो स्किल है, किसी वर्कर की स्किल है, वो बहुत अच्छा टैलेंटेड वर्कर है, इंपॉर्टेंट है हमारी बिजनेस के लिए, लेकिन हम उसको मॉनेटरी टर्म में शो नहीं कर सकते। ठीक है। वैसे ही एक्सपीरियंस है किसी पर्सन का, वो हम अपनी कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऑनेस्टी है किसी वर्कर की, मैनेजर की, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट तो हैं हमारी बिजनेस के लिए, लेकिन हम इनको मनी के फॉर्म में जो है वो मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो मनी मेजर कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी जिनको मनी फॉर्म में, मनी टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस are recorded in the books of accounts which can be measured in monetary terms. So this is our money measurement concept. Now we will see a third concept, that is accounting period concept. Let's see it. नाउ दिस इज अ थर्ड कंसेप्ट, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ठीक है। ये क्या कहता है कि जैसे हमारा बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न बिजनेस है, ठीक है, यानी कि वो लॉन्ग टाइम तक चलने वाला बिजनेस है, और उसको हम ऐसा नहीं है कि 6 महीने 8 महीने या 1 साल के बाद उसको हम बंद कर देंगे। तो हमारा गोइंग कंसर्न जो है उसका जो लाइफ है वो बहुत लॉन्ग है हमारे बिजनेस की। लेकिन अगर हमें अपने बिजनेस के बारे में जानना है, उसके प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में जानना है अच्छे से, तो हमें उसकी लाइफ टाइम को एक स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पीरियड में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, एक यूनिट्स उनको देने पड़ेंगे, और उसको हम यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक ईयर का हम एक यूनिट बना देते हैं जिसके रिलेटेड हम प्रॉफिट्स, लॉसेस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हम जानते हैं। तो ये क्या है, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, एक बिजनेस के पूरी लाइफ टाइम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है। 1 साल के अकाउंटिंग पीरियड जिसको हम कह देते हैं कि ये इसका अकाउंटिंग पीरियड है, यानी कि उसको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करना। और इससे क्या होता है कि हम हर रेगुलर इंटरवल के बाद हम उसके प्रॉफिट्स, लॉसेस, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सकते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फाइनेंशियल accounts are prepared for the accounting period. Our financial statements shows the financial position of the business at end of the accounting period. दैट मीन्स फाइनल अकाउंट्स जो हैं वो एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए, यानी कि एक स्मॉलर यूनिट जो हम डिवाइड कर देते हैं हमारे बिजनेस के लाइफ टाइम को, तो उसके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की, वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो है वो शो की जाती है। In majority of the business, the accounting period corresponds to the financial year of the country. देखो फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंट्री कौन सा होता है, वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 31 मार्च को जो है वो हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है जो वो ख़त्म होता है। तो सभी बिजनेस क्या करते हैं, अपना अकाउंटिंग पीरियड भी उसी के अकॉर्डिंग ही रख लेते हैं, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड भी उनका क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वो अपना फाइनेंशियल ईयर के साथ ही रख लेते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि टैक्स रिटर्न्स जो है उसको कैलकुलेट करना ईजी होता है, और कैपिटल रेवेन्यू जो है उस हिसाब से कैलकुलेट करना ईजी होता है। देखिए इसमें 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, कैपिटल रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा की है तो हम उसको कैपिटलाइज कर देते हैं, लेकिन अगर उस 1 साल से कम की है तो हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू नेचर का रखते हैं। तो यानी कि इसमें अकाउंटिंग पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग पीरियड इस चीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट मैनी बिजनेसेस यूज द नेचुरल बिजनेस ईयर विच सूट्स देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। देखिए जो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अपना अकाउंटिंग पीरियड रखना है, ये ज़रूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। कुछ बिजनेस जो हैं, बिजनेसेस जो हैं वो अपना जो बिजनेस ईयर है जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ठीक है, चाहे वो जैन टू दिसंबर है या कुछ और, तो वो उसको रख सकते हैं। बट मेजोरिटी क्या है, वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। और फाइनेंशियल ईयर हमारा है 1 अप्रैल से 31 मार्च। और अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है कि अपने बिजनेस के लाइफ टाइम को एक छोटे छोटे रेगुलर इंटरवल्स में डिवाइड करना फॉर 1 ईयर, ताकि हम 1 साल के जो उसके प्रॉफिट्स, लॉसेस और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सकें। तो ये था हमारा थर्ड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। Now this is our fourth concept, that is cost concept. According to this, record the assets in the books of accounts only at the actual cost of the acquisition. So this concept says record the assets in the books at the cost of acquisition. That means जिस कॉस्ट पे हमने कोई भी जो एसेट है वो हमने एक्वायर की है, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हम जो है, अगर हमारा गोइंग कंसर्न है तो हम क्या करते हैं, हमारे एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये वही है गोइंग कंसर्न अजम्पशंस तो हमारी चलती ही है बिजनेस में। तो उस अकॉर्डिंग कॉस्ट कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि हमारे जो एसेट्स हैं वो हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही शो किए जाएंगे। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी होती है, वो कॉस्ट होती है जिस कॉस्ट पर जिस दिन हमने जो एसेट है वो एक्वायर किया था। देखिए एसेट जो है हमने फॉर एग्जांपल 5 साल पहले लिया था और तब उसकी वैल्यू
2 लाख रुपीज़ थी, और आज अगर उसकी वैल्यू, अगर मार्केट प्राइस अगर हम उसका देखें, जो आज अगर हम उसको बेचने जाए तो उसका कितना हमें मिलेगा, तो वो जो है प्राइस मार्केट वैल्यू है वो तो मे बी रिड्यूस भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। तो वो उस हिसाब से जो है वो उसकी जो अमाउंट है वो चेंज होती जाती है, लेकिन हम उस पर नहीं रिकॉर्ड करेंगे। हम किस पर करेंगे? जिस प्राइस पर हम उसको लेकर आए थे, दैट इज 2 लाख रुपीज़। तो जितने भी एसेट्स हैं हम उनको बुक वैल्यू पर, उनकी यानी कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर ही रिकॉर्ड करेंगे। If nothing has been paid for goodwill, it should not be shown in the books of accounts. Yes, this is the main point. यानी कि जिस एसेट को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमने जो पैसा पे किया है, हमने उस पर ही उसको रिकॉर्ड करना है। और जो गुडविल है, अगर हमने उसको परचेज करने के लिए गुडविल को, जैसे अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है, ठीक है, जब हम कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो उस कंपनी की नेम और फेम पे जो गुडविल बनी होती है उसको भी साथ में परचेज कर रही होती है। तो अगर गुडविल परचेज करने के लिए वो कुछ पैसा पे कर रही है तो वो पैसा शो किया जाएगा, गुडविल उस कॉस्ट पर रिकॉर्ड की जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लेकिन अगर गुडविल को पे करने के लिए, उसको खरीदने के लिए कोई भी पैसा पे नहीं किया गया है तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे। तो यानी कि कॉस्ट कंसेप्ट हमारा कहता है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर ही एसेट्स को रिकॉर्ड करना है। अगर उनके लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया है तो हम उनको अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज बट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। राइट, यानी कि हम जब बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमारे एसेट शो करेंगे वो तो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही शो करेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी हमने पे किया है उसी कॉस्ट पर ही शो करेंगे। हाँ, हालांकि जो हमारी फॉर एग्जाम्पल मशीनरी है, अब उसमें डेप्रिसिएशन आती जाती है, जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते जाएंगे उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। तो हम कोरस्पॉन्डिंगली वहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको डेप्रिसिएशन भी दिखाते जाएंगे एसेट की, और उससे वैल्यू जो है वो रिड्यूस भी होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमने रिड्यूस्ड वैल्यू नहीं शो की, या उसकी एक्चुअल प्राइस हम शो नहीं कर रहे हैं, हम अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। ठीक है, ईयर बेसिस पे जो भी डेप्रिसिएशन उसकी बनती जाएगी हम उसको जो है चार्ज करते जाएंगे। लेकिन एसेट को एक बार हम उसको उसकी बुक वैल्यू यानी कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर ही रिकॉर्ड करेंगे। साथ में डेप्रिसिएशन रिड्यूस करके, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करके हम एसेट की जो रियल परचेज प्राइस है वो आज की, वो हम उसको शो करेंगे। वो मतलब हो जाएगी शो अपने आप, जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसके अगेंस्ट तो वैल्यू अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, तो रिड्यूसिंग वैल्यू अपने आप शो हो जाएगी बैलेंस शीट में। लेकिन एक बार जो एसेट्स हैं वो हम उसकी बुक वैल्यू पर ही शो करेंगे। और जिन एसेट्स को परचेज करने के लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, तो हम उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे। सो ये था हमारा फोर्थ कॉस्ट कंसेप्ट, जो कि कहता था हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर ही एसेट्स को रिकॉर्ड करना है।